कर दिए? हेलो, चलो शुरू करते हैं ताबड़तोड़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ चुके थे? हमारा जो पढ़ना चल रहा था वो था नेशनल इनकम का, है ना, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में हमने क्या पढ़ लिया था? 3 मेथड हैं। एक होती है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बराबर, ठीक है ना। वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, ये 3 मेथड अपन को पढ़ना था, जिसमें से हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ ली थी, क्वेश्चंस भी कर लिए थे। डन। आज हमको जो शुरू करना है वो क्या करना है? इनकम मेथड। बुक वीके नहीं, नो वन। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इनकम मेथड, है ना। चल देखते हैं अपन। इनकम मेथड पढ़ने से पहले एक बार अपन तुमको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन किसका देना है। क्या तुम लोगों को ये याद है कि नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डिप्रिसिएशन, ठीक है। और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर होता है फैक्टर कॉस्ट FC, और ये क्या कहलाता है? मार्केट वैल्यू MV, ठीक है। तो डोमेस्टिक नेट, यदि तुमने ग्रॉस में से माइनस कर दिया डेप्थ तो क्या मिलेगा? नेट। लेकिन तुमने नेट में प्लस कर दिया डेप्थ तो क्या मिलेगा? ग्रॉस। फिर डोमेस्टिक में प्लस कर दिया तो क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा? डोमेस्टिक। फिर फैक्टर कॉस्ट में तुमने NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, GST, है ना। फैक्टर कॉस्ट में GST प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू में NIT माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कौन सी मेथड? नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। देखो, चाहे तो तुम अपने एक्सपेंसेस काउंट कर लो, चाहे तो तुम अपनी इनकम काउंट कर लो, बात एक ही है। यानी चाहे इनकम मेथड से चले जाओ, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से चले जाओ, दोनों का मतलब एक ही है। एक पर्सन का इनकम दूसरे का एक्सपेंस है, दूसरे का एक्सपेंस पहले की इनकम है। तुम्हारे लिए जो एक्सपेंस है वो मेरे लिए इनकम है, और मेरी जो इनकम है वो तुम्हारी एक्सपेंस है। कैसे? फीस तुमने जो मेरे को दी वो तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन मेरे लिए क्या है? इनकम है ना। तो चलो इनकम मेथड में अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज फैक्टर्स होते हैं। इनकम मेथड में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला जो होता है वो होता है COE, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में क्या क्या आता है? तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में आता है वेजेस,
एंड सैलरीज किसकी? एम्प्लॉय की। दूसरी चीज क्या आती है इसमें? इसमें आता है पेमेंट्स इन काइंड। पेमेंट्स इन काइंड। पेमेंट्स इन काइंड का क्या मतलब है? बिजनेसमैन ने, फैक्ट्री मालिक ने अपने एम्प्लॉय को जो सुविधा दे दी, जैसे गाड़ी दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, मतलब कैश ना दे करके उनको कोई दूसरी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या है? पेमेंट इन कैश। ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहां से आपका पीएफ कटता है, तो जितना अमाउंट आपका पीएफ डिडक्ट होता है उतना ही अमाउंट आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी शामिल करता है। यानी कि आपको यदि 2000 रुपये पर मंथ पीएफ कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो 2000 रुपये आपका एम्प्लॉयर भी उसमें मिलाता है। यानी टोटल हर महीने आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ का कितना होता है? 2 आपका और 2 आपके मालिक का, यानी टोटल 4000। तो ये कहलाता है नेशनल पेंशन स्कीम या कोई भी ऐसा पेंशन स्कीम में जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। उसके लिए एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट देता है वो पार्ट होता है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय का। ठीक है, बाय एम्प्लॉयर, है ना, एम्प्लॉयर जो पेमेंट दे रहा है एम्प्लॉय को वो। ठीक है। उसके बाद पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है वो। ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज इसमें जो आती है वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये है जो कॉरपोरेट है यानी जो बिजनेसमैन है उसको जो प्रॉफिट बचा वो सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, जैसे तुमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रखी, वहाँ नेट प्रॉफिट निकलता है। फिर तुम अब 12th में आ गए तो तुमने कंपनी की भी बैलेंस शीट देख ली, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा तुमने, अकाउंट में थर्ड पार्ट जो है तुम्हारा, वहाँ भी तुमने स्टेटमेंट ऑफ P&L बना करके नेट प्रॉफिट निकाला। वो जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट है, इनकम है। और अपन किस मेथड पे हैं? इनकम मेथड पे। यानी ये एम्प्लॉयर के वो खर्चे हैं जो एम्प्लॉय के लिए इनकम है ना। अच्छा, नेशनल इनकम मतलब देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, देश में रहने वाले हर व्यक्ति की इनकम का टोटल मतलब नेशनल इनकम, वो उसको किसी भी रूप में हो सकती है। तो जो एम्प्लॉय कमा रहा है वो भी तो इनकम है, वो भी तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, उसमें अपनी सैलरी बताएगा कि मेरी कमाई इतनी है। और जो एम्प्लॉयर है वो भले सैलरी के रूप में इसको माइनस कर देगा, लेकिन उसके बाद जो उसके स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस को किस रूप में ले लेता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट के रूप में ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? रॉयल्टी भी आती है इसमें। चलो देख लो। रेंट को ही रॉयल्टी बोलते हैं ना, रेंट को ही रॉयल्टी बोलते हैं। यहीं पे लिख लो चाहे तो ऑब्लिक में रॉयल्टी। ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? इसी में डिविडेंड भी हो सकता है ना। दूसरा और क्या हो सकता है? कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स। उसके बाद क्या हो सकता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में। उसके बाद जो तीसरा आइटम है वो क्या है? मिक्स्ड इनकम। तीसरा आइटम जो है वो क्या है?
मिक्स्ड इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हम किस मेथड से? इनकम मेथड से। तो हमारे लिए तीन चीजें होना चाहिए। तीन चीजें क्या क्या होना चाहिए? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में जो भी बिजनेस का मालिक अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देता है वो कैसे भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कारपोरेट प्रॉफिट, टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टैक्स को सर इनकम क्यों माना? क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए इनकम होगी, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो तुमने नहीं बांटा, रख लिया, वो भी तो इनकम है। उसके बाद मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब है? मिक्स्ड इनकम मतलब वो इनकम जो किसको मिलती है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को। या तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिलती है, लेबर है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड स्वयं का जिसका बिजनेस होता है, जैसे मैं हूं तो मेरा क्या काम है? सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरी ये कोचिंग का मैं मालिक हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है। ये कोचिंग यहाँ से जो मैंने कमाया वो तो सर फिर यहाँ कंपनी की बात की गई है, इंडिविजुअल की बात नहीं हुई है ना, ठीक है। तो इंडिविजुअल की भी तो इनकम देखना है। देश में रहने वाला हर एक नागरिक, उसकी इनकम का टोटल करना है, वो कोई भी हो, ठीक है। तो तीन चीजें हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम को तुम क्या बोलते हो? NDPFC। इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलोगे? NNPFC, ठीक है। इसको तुम क्या बोलोगे? ये है तुम्हारा DI, डोमेस्टिक इनकम, और ये है तुम्हारा NI, नेशनल इनकम। बराबर? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? कुछ देर। तो इनकम मेथड से आपको देखो डबल काउंटिंग नहीं होना। आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, डबल काउंटिंग का क्या मतलब है? एक चीज दो बार नहीं लिखनी है, बराबर है ना। एक ही चीज को दो बार प्लस नहीं करना है। तो ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओल्ड एज पेंशन होती जो जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है उसको गवर्नमेंट पेंशन देती है ना। दादाजी वगैरह जो तुम्हारे हो सकता है उनको मिलती हो, गांव के लोगों को तो मिलती है। शहर में मिलती है नहीं मिलती आई डोंट नो, लेकिन गांव के लोगों को मिलती है। ओल्ड एज पेंशन हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? गवर्नमेंट की स्कीम थी कि आप ग्रेजुएट हो या आपका पढ़े लिखे हो, जो भी एजुकेशन लेवल है, वो सरकारी का एक ऑफिस है, रोजगार कार्यालय है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। वहाँ जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दो। यदि 90 डेज के अंदर आपको काम नहीं दिया गया तो वो आपको अलाउंस देते थे पर मंथ 1000, 3500 जो भी है ना, अलाउंस मिलता है। तो वो अलाउंस, उसके बाद स्कॉलरशिप समझते हो, पॉकेट एक्सपेंस जो तुमको घर वालों से मिलता है वो है ना। ये चीजें आपको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में प्लस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है। ऑलरेडी एडेड कैसे हैं? भाई सरकार ने कमाया तब तो पेंशन दे रही है। पिताजी क्यों तुमको पॉकेट एक्सपेंसेस दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कमाया है और उनकी इनकम ऑलरेडी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आ चुकी है। यदि वो एम्प्लॉय हैं तो इस तरीके से आ चुकी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिक्स्ड इनकम में आ चुकी है, बराबर है। कंपनी है तो इस रूप में ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है। आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटी है
थेफ्ट, गैम्बलिंग, है ना, एटसेट्रा, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. As regards income generated in terms of black money, it is not included simply because no estimates are available of such income. यानी जो काला धन है, ब्लैक मनी है, वो भी नेशनल इनकम के काउंटिंग में नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसका एग्जैक्ट फिगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. काला ब्लैक मनी उसको बोला ही क्यों है? क्योंकि उसको आदमी छुपा के रखता है, काला धन, है ना, बराबर है. कमीशन पेड ऑन, देखो, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स. यदि आप सेकंड हैंड आइटम खरीदते बेचते हो, उस पर जो कमीशन है, उस कमीशन को नेशनल इनकम की काउंटिंग में प्लस करना है. उस कमीशन को नेशनल इनकम की काउंटिंग में प्लस करना है, क्योंकि कमीशन आपको हर बार देना है. ठीक है, कमीशन आपको हर बार देना है. जितनी बार आप ब्रोकरेज, आपको जितनी बार खरीदोगे बेचोगे, हर बार आपको ब्रोकरेज लगती है, इसलिए कमीशन इसमें इंक्लूड होता है, भले ही आप सेकंड हैंड आइटम को खरीदो बेचो. तुम्हें यदि याद हो तो हमने ये पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में कि जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो गुड सेल होता है सिर्फ उसी की सेल रिकॉर्ड होती है. सेकंड टाइम जो गुड सेल होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन उस पर जो ब्रोकरेज है, कमीशन दिया जाता है, वो ऐड होता है. ऐसे ही यहां पर भी वो ऐड होगा, क्योंकि वो उस बंदे के लिए पहली बार की ही इनकम है. डन, ठीक है. उसके बाद ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड, ब्रोकरेज और कमीशन दोनों चीजें भले ही वो सेकंड टाइम सेल हो रही हो तो भी ऐड होगा. हाँ, सेकंड टाइम जो सेल हो रही है उस वो जो सेल वैल्यू है वो वैल्यू एडेड मेथड में यानी नेशनल इनकम के काउंटिंग में नहीं आएगा, बट उसका ब्रोकरेज और कमीशन आएगा. नेक्स्ट, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से तुम्हें कुछ मिल गया, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, है ना, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता. यानी कि नेशनल इनकम के काउंटिंग में तुमको ये भी देखना है कि ये जो इनकम है इससे कुछ वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ गुड्स सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद imputed rent of owner occupied houses is to be treated along with rent as a component of factor income. कंप्यूटेड इनकम, कंप्यूटेड इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे एक किसान है ना, वो जो भी उगाता है उसमें से कुछ अपने लिए भी रख लेता है. आप गेहूं उगाते हो तो आप गेहूं को क्या करते हो, साल भर खाने के लिए खुद ही रख लेते हो. तो उस गेहूं का जो मार्केट वैल्यू है, उस गेहूं का जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो गेहूं घर में रख लिया आपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या काउंटिंग में आ जाएगा, नेशनल इनकम की. ऐसे ही आप खुद के मकान पे रहते हो, आप रेंट नहीं दे रहे हो, तो वो खुद के मकान में जो रह रहे हो तो एक मार्केट वैल्यू होगा कि क्या रेंट जाता है इस एरिया में, उसके हिसाब से वो लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि भले ही ये खुद के घर में रह रहे हैं, यदि ये खुद के घर में ना रहते कहीं और रहते तो किसी न किसी को रेंट पे करते, है ना. तो इसलिए कंप्यूटेड जो चीजें होती, कंप्यूटेड का मतलब वो होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीजें होती हैं उनको कंप्यूटेड बोला जाता है. ठीक है. तो कंप्यूटेड रेंट हो गया या कंप्यूटेड कोई प्रोडक्शन हो गया जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, वो भी काउंटिंग में ऐड होता है. ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करता है इसलिए. उसके बाद करेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अच्छा, ये तो हो गया. कारपोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कंपोनेंट ऑफ कारपोरेट प्रॉफिट. कारपोरेट टैक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं, इसलिए वो भी काउंटिंग में ऑलरेडी आ जाते हैं, इसलिए टैक्सेस वगैरह को हम फिर इंक्लूड नहीं करते. उसके बाद इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय. इनकम टैक्स यहाँ से पे होता है, इसलिए उसकी भी काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ये इसकी काउंटिंग में ऑलरेडी आ चुका है. बराबर. तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो तुमको ध्यान रखने हैं. अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देख लें तो भी तो क्लियरिटी आएगी, है ना. चलो देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन समझते हैं अपन. बिफोर प्रोसीडिंग दिस अपन एक बार फार्मूले को और लिख लेते हैं, है ना. अच्छे से समझो कैसे लिखोगे.
जो तुम्हारी ये तीन चीजें थी, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना, बराबर, ये तीन चीजें हो गई, ठीक है ना। इन तीनों चीजों से जो कैलकुलेट होता है वो नेशनल इनकम है, लेकिन इस नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एफसी, ठीक। मतलब यहां से क्या निकलता है, डीआई डोमेस्टिक इनकम, यहां से क्या निकल के आता है, डोमेस्टिक इनकम। अब तुमको क्या चाहिए, एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी में तुम्हें कन्वर्जन का रूल मालूम होना चाहिए। डी है, डी से कहाँ जाना है, एन में, बाकी सब तो सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करोगे, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को तुम क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है, बराबर। यानी कि इसमें और मैं क्या प्लस करूंगा, प्लस एनएफआईए कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम आ जाएगी, बराबर है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन नोट करो, फिर हम शुरू करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो, तीनों हैं, चल। क्वेश्चन है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह तुमको जीएसटी लिखा हुआ मिल सकता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह तुमको जीएसटी लिखा हुआ मिल सकता है। सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, सब्सिडीज हो गया, उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 1700 है, फिर मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम 28,000, पूरा फिगर ऑपरेटिंग सरप्लस ये है 10,000। उसके बाद है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -300 है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तुमको 24,000, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन कितना है, 24,000। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन। पहला कैलकुलेशन किसका है, नेट डोमेस्टिक इनकम। तो नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एफसी। नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब यही होता ना, एनडीपी एफसी। तो अब इसको कैसे काउंट करोगे, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही तीन चीजें चाहिए। तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारे पास कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम है, बराबर। प्लस कर लो कितना, 28,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, टोटल कितना हुआ, 62,000। ये पूरे फिगर करोड़ में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एफसी। अब उन्होंने आगे बोला है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, जीडीपी एफसी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मतलब जीडीपी एफसी। तो समझो तुम्हें अब क्या करना है बेटा, नेट आ गया तुम्हारे पास, नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस में।
और जब भी हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो हम डिप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। फिर नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक में, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यानी कि इसका जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एनडीपीएफसी प्लस डिप्रिसिएशन, बस इतना ही होगा। एनआईटी भी होगा ना? एनआईटी क्यों होगा, क्या हम मार्केट प्राइस को लेके आ रहे हैं? नहीं, हम मार्केट प्राइस लेके ही नहीं आ रहे हैं, हम तो सिंपली क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक से ग्रॉस में जा रहे हैं, यानी नेट से कहाँ जा रहे हैं, ग्रॉस में। सिर्फ किसका आएगा चेंज, कभी यहाँ पर एफसी की जगह मार्केट प्राइस होता तो हमको फिर एनआईटी लाना पड़ता। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा 62,000 प्लस डिप्रिसिएशन कितना है 1700, तो तुम्हारा आंसर क्या होता 63,700, ये तुम्हारा आंसर होता। ठीक है, ये तुम्हारा क्या निकल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब हमको कैलकुलेट करना है नेट नेशनल इनकम। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल इनकम, यानी तीसरा कैलकुलेशन हमारा है नेट नेशनल इनकम का। और नेट नेशनल इनकम का फार्मूला क्या होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, NNPFC। ठीक है, नेट है ना, नेट नेशनल इनकम यानी NNPFC। तो देखो मेरे को, तुम्हारे पास NDPFC है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है बेटे, NDPFC। ठीक है, और यहाँ पर क्या है NNPFC, यानी तुम्हें सिर्फ कहाँ चेंज करना है, N को क्या बनाना है D, बाकी तो पूरा सेम है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, N को क्या बनाना है D, ये बाकी पूरी चीजें सेम है। और N को D बनाने के लिए तुम क्या करोगे, प्लस NFIA है ना, प्लस NFIA कर दोगे। भाई डोमेस्टिक से तुम्हें कहाँ जाना है, नेशनल में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA प्लस कर देते हैं। तो कर दो, NDPFC तुम्हारे पास कितना है 62,000, ये वाला प्लस तुम्हारे पास NFIA कैसा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या करोगे -300, और ये माइनस और प्लस दोनों टकरा के क्या हो गए, माइनस, तो 62,000 माइनस 300, तो ये कितना होगा 61,700 रुपीज। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, नेट नेशनल इनकम। अब तुम्हें क्या चौथा आइटम और निकालना है। चौथा आइटम क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है, एट मार्केट प्राइस। तो समझो, चाहे ये नेट नेशनल इनकम बोले चाहे नेट नेशनल प्रोडक्ट बोले, है ना, एक ही बात है। यानी ये क्या चाहता है, NNPMP चाहता है ये। ठीक है, तुम्हारे पास ये क्या निकला, NNPFC निकला, है ना, यानी कि ये सब कुछ सेम है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस पे। सिर्फ क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, प्लस NIT। और NIT का क्या फार्मूला है, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फार्मूला, डायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारे पास 9,000 है, माइनस सब्सिडी 1,800, कितना आया तुम्हारा NIT 7,200। तो बस यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा इसका फार्मूला बनेगा NNPFC प्लस NIT। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है 61,700 प्लस NIT कितना 7,200, यानी तुम्हारा आंसर क्या होता है 68,900। ये तुम्हारा आंसर है।
ठीक है, इस तरीके से तुम पूरे कैलकुलेशंस को अंजाम तक लेके जाओगे। ठीक, डन। तो ये एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वेजेस हैं 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स 400, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000। ठीक है, इतना तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब इनका कहना है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इन्होंने क्या बोला, तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, दो चीजें निकालनी है। तो इसको तुम क्या बोलते हो, NDPFC, और इसको क्या बोलते हो, NNPFC। ठीक है, ये होता है। सबसे पहले क्या, NDPFC। सबसे पहले हम बात करें NDPFC की। तो जब हमने फार्मूला लिखा था तो उसमें हमने तीन चीजें लिखी थी। क्या क्या लिखी थी, COE कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना। तो ये जो चीजें हैं, वेजेस कंट्रीब्यूशन, ये किस में आता है, COE में आता है। ठीक, बाकी ये चीजें किस में आती हैं, ये किस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और ये भी किस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, बाकी तुम्हें मिक्स्ड इनकम तो देके ही रखी कहीं, ये रही, सॉरी, ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मिक्स्ड इनकम है। यानी तुम्हारे पास ये और ये वेजेस और वेजेस और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये दो चीजें क्या हैं तुम्हारी, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय। उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स इनकम के लिए डायरेक्ट बोल दिया उसने, तीनों चीजें क्या कर लो, प्लस कर लो। तो कितना, COE में कितना है, 10,000, प्लस इधर कितना है, 400, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, 5,000, प्लस 400, प्लस 3,000, प्लस 200, है ना, प्लस मिक्स्ड इनकम में क्या है, 400। बराबर बताओ कितना आया, कुछ छूटा तो नहीं, एक बार का 400 छूट गया क्या, ये 400 छूट गए ना, प्लस 400। 400 कितनी बार है, 3 बार है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 बार है ना। आ गया, टोटल बताओ, यार 404 बार है क्या, 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 1 4, हाँ ठीक है। अब बताओ कितना, 15 3 18 है, हाँ 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 सही बोल रहे हैं, एक बार इधर भी तो था। देखो 10 और 5 15 और 3 18 है ना, 18, ये 4 और ये 2 एक 19, 19 और 4 19 800। ये तुम्हारा क्या हो गया, नेशनल इनकम, मतलब डोमेस्टिक। अभी नेशनल इनकम का मतलब क्या है, NI मतलब NNPFC, बराबर है। सिंपली तुम्हारे पास NDPFC है, FD को तुम्हें कन्वर्ट करना है नेशनल में, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। यानी मैं क्या कर दूं, NDPFC
प्लस NFIA, तो कितना है 19,800 प्लस NFIA कितना है 1,000, यानी आंसर क्या है 20,800। ये है तुम्हारा नेशनल इनकम NI। ठीक है, बाकी कोई डिटेल नहीं है तो बाकी कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। यहां से तुम्हारी नेशनल इनकम मेथड कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बचते हैं जो हम कर लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।